हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे SSGD की मोस्ट टॉप 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा क्रिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड्स। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड्स की स्थापना कब हुई थी? 1814 ईस्वी में। और लॉर्ड्स कहां पर है? तो इंग्लैंड के लंदन में स्थित है दोस्तों। इंग्लैंड के लंदन में लॉर्ड्स स्थित है दोस्तों। और इसका नामकरण थॉमस लॉर्ड्स के नाम पर पड़ा था। सन 2005 ईस्वी तक आईसीसी का ये घर था दोस्तों। और अभी आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो आईसीसी का मुख्यालय अभी दुबई में है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोटबुक में लिखा करेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बुक्स एंड ऑनर्स, लेखक और पुस्तकों से संबंधित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। आर के नारायण ने द गाइड को लिखा दोस्तों। जब बात पुस्तकों से हो रही है तो आइए इन सभी पॉइंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे का संबंध किससे है दोस्तों? एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्या हो जाएगा हमारा? सत्यजीत रे फिल्म क्षेत्र से संबंधित रखते हैं दोस्तों। सत्यजीत रे फिल्म क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। और इनके कुछ प्रसिद्ध फिल्म का नाम है दोस्तों, जैसे द अपू ट्रिलॉजी, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी। ये तीनों ही पिक्चर इनके लिए बहुत ही हिट है दोस्तों। तो इन सभी पिक्चरों को नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं सत्यजीत रे के प्रमुख फिल्मों के नाम, द अपू ट्रिलॉजी, द म्यूजिक रूम और द बिग सिटी दोस्तों। बात करते हैं चेतन भगत। तो चेतन भगत से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में दो क्वेश्चन और दो पुस्तक को अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है दोस्तों? हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? चेतन भगत। और एक और पूछा जाता है वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा चेतन भगत। अब बात करते हैं अरुंधति राय की। तो अरुंधति राय से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, जिसे हम लोग जानते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दोस्तों। ये पुस्तक हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अरुंधति राय। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपना नोटबुक में लिखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा कई सारे वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1901 ईस्वी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। जब बात नोबेल पुरस्कार की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल प्राइज सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया था दोस्तों? तो नोबेल प्राइज सबसे पहले हेनरी ड्यूनेंट को दिया था दोस्तों। किसे दिया था? हेनरी ड्यूनेंट को दिया था दोस्तों। वहीं भारत में बात करते हैं वो पहला व्यक्ति कौन था जिन्हें सबसे पहली बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार साहित्य के क्षेत्र में उनके सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सन 1913 में सम्मानित किया गया था दोस्तों। वहीं भौतिकी के क्षेत्र में भारत में सबसे पहली बार किसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन।
CV रमन को उनके प्रकाश रमन प्रभाव के लिए सन 1930 ईस्वी में पहली बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो ये वे सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोटबुक में लिखा करेंगे और उन्हें याद करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है दोस्तों। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। अगर इससे और एक क्वेश्चन बनता है हमारा दोस्तों कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना, क्या पूछा जाएगा? अंतिम महीना कौन सा होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? फागुन हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और ये दो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है दोस्तों। अच्छा, शक संवत की स्थापना कब हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में जो फर्स्ट ईस्वी स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तब शक संवत की स्थापना हुई थी। वहीं विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों एग्जाम में हमेशा डेट से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो डेट से रिलेटिव जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उन सभी पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे दोस्तों। और जो भी हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारा पिछले वीडियो जाकर देख करके इन सभी पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। वहीं 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस को 22 मई में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और अभी ट्रेंडिंग चल रहा है क्रिकेट का दोस्तों, तो आप क्रिकेट से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और इससे पहले हमेशा 8 गेंद का ओवर फेंका जाता था दोस्तों, जिसे फैंस को हमेशा बोरिंग लगता था, जिसके कारण 2 गेंद को घटा करके पर ओवर 6 गन कर दिया गया दोस्तों। वो 1900 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। जब बात क्रिकेट की हो रही है तो आइए क्रिकेट से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1928 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है दोस्तों। मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? बात यहाँ 2G हो या 3G हो या 4G हो या 5G हो दोस्तों, तो G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन। G का मतलब जनरेशन होता है दोस्तों। मोबाइल संचार में अगर आपका 2G रहे, 3G रहे, 4G रहे या 5G रहे, तो G का अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा जनरेशन के लिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? बात यहाँ पर 2G हो या फिर 3G हो या फिर 4G हो या फिर 5G हो दोस्तों, G का संबंध हमेशा किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन। संचार, मोबाइल संचार में 4G रहे या 3G रहे या 2G रहे या 5G रहे दोस्तों, G अक्षर का इस्तेमाल हमेशा जनरेशन के लिए किया जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन। चाहे आपसे 2G पूछा जाए या 3G पूछा जाए या 4G पूछा जाए या 5G पूछा जाए दोस्तों, मोबाइल संचार में हमेशा G अक्षर का इस्तेमाल जनरेशन के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इन्हें भी अपने नोटबुक में जरूर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। पारा के कारण मिनी माता रोग पानी के द्वारा हमारे शरीरों में फैलता है दोस्तों। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है जहां पर स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि इटाई एक बीमारी है दोस्तों, इटाई नामक बीमारी किस तत्व के कारण से होता है दोस्तों? तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? कैडमियम की कमी से दोस्तों। कैडमियम तत्व की कमी से हमेशा इटाई नामक बीमारी होता है दोस्तों। और मिनी माता रोग हमारा किसकी कमी से होता है दोस्तों? पारा की कमी से होता है दोस्तों। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में स्टूडेंट फंसते हैं दोस्तों, तो दोनों ही क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि इटाई का संबंध है कैडमियम से और मिनी माता रोग का संबंध है दोस्तों पारा से दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्ष होते हैं दोस्तों। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। वहीं अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि मगरमच्छ किसके दोस्तों? मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अच्छा, मछलियों में अगर पूछा जाए कि मछलियों में कितने कक्ष का हृदय होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 2 हो जाएगा दोस्तों। और उभयचरों में हमेशा 3 कक्ष का हृदय होता है दोस्तों, ये उभयचर से संबंधित है दोस्तों। उभयचरों में हमेशा 3 कक्ष का हृदय होता है, मछलियों में हमेशा 2 कक्ष का हृदय होता है और मगरमच्छ में कितना होता है दोस्तों? हमारा 4 होता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन हमेशा वीवीआई सवाल के रूप में पूछा जाता है कि कॉकरोच का हृदय में कितना चैम्बर होता है? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर या 13 कक्ष होता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटोमीटर। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है दोस्तों। वहीं बात करते हैं हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? आपेक्षिक घनत्व दोस्तों। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। क्रेस्कोमीटर से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है दोस्तों। पौधों की वृद्धि को क्रेस्कोमीटर से मापते हैं। वहीं क्लाइनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो क्लाइनोमीटर या क्लिनोमीटर जिसे कहा जाता है, हमेशा ढलानों और ऊंचाई को मापने के लिए क्लाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये चारों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोटबुक में लिख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं दोस्तों कि किसी गैस का अगर वाष्प घनत्व दिया हुआ रहता है और उसका अनुभार निकालने को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका एक रूल है कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का हमेशा कितना होता है दोस्तों? उसका 2 गुना होता है दोस्तों। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का हमेशा 2 गुना होता है दोस्तों। तो वाष्प घनत्व हमारा कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है दोस्तों। और ये कितना होता है? 2 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 14 दूनी 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दोस्तों। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है और उसका अनुभार कितना होगा? तो 28 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 3 मूल रंग के प्राथमिक रंग समूह में कौन से हैं दोस्तों? तो 3 मूल रंग के यानी प्राथमिक रंग के समूह में कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला,
हरा और लाल, नीला, हरा और लाल तीनों ही प्राथमिक रंग के संबंध में आते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है और बार बार इसे पूछा भी जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वे कौन से तथ्य होते हैं जो प्रभावित होते हैं या बदल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग दोनों बदल जाता है दोस्तों। परंतु यहाँ से एक सवाल और बनता है कि वो कौन से तथ्य हैं दोस्तों जो प्रकाश की तरंगे वायु से होकर कांच में प्रवेश करती है परंतु वो चेंज नहीं होती है, वो नहीं प्रभावित होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आवृत्ति दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इसको पूछा जाता है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या प्रभावित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आवृत्ति। और कौन कौन से तथ्य है जो प्रभावित होते हैं, तो हो जाएगा हमारा तरंगदैर्घ्य और वेग दोस्तों। ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों, तो नवरात्रि और पतंग उत्सव गुजरात का सबसे बड़ा बिगेस्ट फेस्टिवल है दोस्तों। वहीं बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा बैसाखी। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा पंजाब का दोस्तों। बैसाखी पंजाब का राष्ट्रीय त्योहार है। राजस्थान से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों गणगौर उत्सव राजस्थान का राष्ट्रीय त्योहार है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी त्योहारों को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है दोस्तों। अच्छा, 4 संख्या किसकी है, तो वेदों की संख्या हमारा 4 है दोस्तों, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद 4 हमारा वेद है दोस्तों। वहीं बात करते हैं बी ऑप्शन की, 6। तो 6 किसका संख्या है दोस्तों, वेदांगों की संख्या हमारा 6 है दोस्तों। वहीं 108 किसकी संख्या है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या हमारा 108 है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है और उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे हमेशा फंसते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें बहुत सारे कंफ्यूजन है दोस्तों। तो आइए सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य दोस्तों। वही रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो हमारा हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद दिया था दोस्तों। माधवाचार्य ने क्या दिया था दोस्तों, द्वैतवाद। क्या दिया था दोस्तों, द्वैतवाद दिया था। निम्बाकाचार्य ने क्या दिया था दोस्तों, द्वैताद्वैतवाद। हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो
तो क्या हो जाएगा हमारा निम्बार्काचार्य। आइए दोस्तों मैं फिर से आपसे रिपीट कर देना चाहता हूं कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, वहीं द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे और द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य थे दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख देंगे दोस्तों, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो और आप एग्जाम में भूलो ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। और ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में जरूर लिखा करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है दोस्तों। अच्छा, भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा है दोस्तों? यह भी हमसे सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है दोस्तों। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों? तो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। ये हमेशा पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा रेड क्लिफ रेखा। और अगर भारत और चीन के बीच पूछा जाए कि कौन सा सीमा रेखा है, तो क्या हो जाएगा मैकमोहन रेखा। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा हमारा जवाहर सुरंग। और हमसे यहाँ पूछा गया है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों। अच्छा, जवाहर सुरंग का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है बनिहाल सुरंग, जो कि बनिहाल दर्रा में भी स्थित है दोस्तों। हमसे पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो क्या हो जाएगा हमारा बनिहाल दर्रा। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोटबुक में लिखा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूजन होते हैं कि वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा या आरबीआई होगा या नीति आयोग होगा या एसबीआई होगा दोस्तों। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए इसे क्लियर करते हैं। जैसे कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है दोस्तों? तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय दोस्तों। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें हमेशा फंसते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है दोस्तों। वही नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। और नीति आयोग का नाम किस आयोग के नाम को बदल कर रखा गया दोस्तों? तो योजना आयोग। नीति आयोग नाम से पहले योजना आयोग का नाम से ये चल रहा था दोस्तों, जहां नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया दोस्तों। वहीं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे दोस्तों, ताकि एग्जाम में आप इन्हें अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी?
तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए था 1986 और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जितना आप लिखते हो उससे बेहतर आपको याद होती है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए आपका सवाल है 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें और याद करें, साथ ही आप उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि जितना आप लिखोगे उससे आप कई बेहतर तरीके से याद कर पाओगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।